आज हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। लास्टली हम सब ने पढ़ा था कि कई किंगडम क्लासिफिकेशन आए थे, जिसमें लास्ट जो आया था वो विटेकर के द्वारा दिया गया था और वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किंगडम बने थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। आज हमने कहा था कि हम एक एक करके एक एक किंगडम को लेंगे और आज उसी क्रम में ये हमारा वीडियो है जिसमें हम किंगडम मोनेरा को स्टार्ट कर रहे हैं। किंगडम मोनेरा जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, क्या है इसका ये कि इसमें सारे प्रोकैरियोटिक यानी जिसका न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक का डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर यानी जिनकी पूरी बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल से बनी हुई है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं ऑल बैक्टीरियाज। अच्छा, इनमें यूनिसेलुलर वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का हम जानते हैं कि इनमें सर्कुलर स्टैंड का एक डीएनए होता है, वही क्रोमोसोम का काम करता है। मेम्ब्रेन बाउंड इन ऑर्गेनलीज इसमें नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोम, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये सारे फीचर्स किसके होते हैं? प्रोकैरियोट्स के। तो ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरियाज इसमें पाए जाते हैं। इसका जो ये जहाँ तक हम सोच सकते हैं, जिस प्रकार के भी एनवायरनमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं, उस प्रकार के एनवायरनमेंट में ये मोनेरेंस पाए जाते हैं। मोनेरेंस यानी मेंबर्स ऑफ मोनेरा किंगडम। ठीक है, तो ये सारे मेंबर्स ऑफ मोनेरास जो हैं वो ओमनी प्रेजेंट होते हैं, यानी जहाँ का भी जितना भी पॉसिबल हैबिटाट है जिसके बारे में अपन सोच सकते हैं वहाँ सभी ये पाए जाते हैं। यानी हाईली एसिडिक, हाईली अल्कलाइन, सैलाइन एंड हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर और टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, सभी जहाँ कहीं भी हम सोच सकते हैं वहाँ ये पाए जाते हैं। मोनेरा को इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद कार्ल बूज के द्वारा फिर क्लासिफाई किया गया और उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने मोनेराज को डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया में और ये मोनेरा किंगडम को डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। कार्ल बूज के द्वारा ये दिया गया था। कार्ल बूज ने मोनेरा किंगडम को डिवाइड करते हुए आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में उसको करके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। और ये जो जो उन्होंने डिवाइड किया है और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कर दिया, उसका बेस था जो 16S RNA फॉर्मिंग के लिए जो सीक्वेंस होता है जीन्स का, वो। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है कि कार्ल बूज के द्वारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, जहाँ पर मोनेरा किंगडम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरियाज के बारे में। पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मोनेरा किंगडम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में 2 सब किंगडम हो गए इसके, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जिसके अंतर्गत मैथोनोजेंस आएंगे, हेलोफाइल्स आएंगे और थर्मोएसिडोफाइल्स आएंगे, और यू बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। ये एक जस्ट जनरल क्लासिफिकेशन है। मतलब ये है कि मोनेरा को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की का मतलब ही होता है एंशिएंट, आर्की वर्ड का मतलब ही है एंशिएंट। तो यानी ये जो बैक्टीरिया हैं ये ओल्डेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग सेल हैं, क्योंकि ये इनके जो सबसे पहले जो इनको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके फॉसिल्स आज भी उसी अवस्था में पाए जाते हैं जैसे कि पहले थे। बहुत ही हार्श क्लाइमेट में रह सकते हैं, बहुत ही हार्श क्लाइमेट में ये सर्वाइव कर सकते हैं। और देखिए इनमें सेल वॉल जो होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो यू बैक्टीरिया से डिफर होती है। कैसे होती है? यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि 2 चीज़ों से बना है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो ये मैं आपको बताऊंगी कि इनकी जो सेल पेप्टिडोग्लाइकेन है उससे डिफरेंट होती है। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी मोनोलेयर, फॉस्फोलिपिड की मोनोलेयर से बनी होती है, जो कि यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है और ब्रांच्ड होती है। और इनमें जो फोटोट्रॉपिक पिगमेंट जो यूज़ किया जाता है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ना होते हुए बैक्टीरियो रोडोप्सिन होता है। ये 3 बेसिक डिफरेंस है जो इनके और यू बैक्टीरिया के बीच में पाए जाते हैं। एक तो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, और जो कि इनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, इनका ये सेल वॉल स्ट्रक्चर है, इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस प्रकार के बने हुए हैं कि जो उनको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने का मौका देते हैं। ठीक है, इसके जो ये
बैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, जैसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, जहाँ पर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हो, हाई टेम्परेचर हो, हाई एसिडिक पीएच हो। तो इनमें इस सब के लिए इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि इनको इन हार्श कंडीशन में रहने के लिए अलाउ करता है। इनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, वो हैं 3 ग्रुप्स में, वो हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स और मैथोनोजेंस। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथोनोजेंस की। ये जो कि मैथोनोजेंस हैं वो कीमोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। ये एनएरोबिक कंडीशन में रहते हैं। एनएरोबिक, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पर ये स्ट्रिक्ट एनारोब्स हैं, यानी ये ध्यान रखिए जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर ये पाए जाएंगे। और तो कहाँ पर पाए जाएंगे? ये माशी एरियाज में पाए जाएंगे। रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं जैसे काउज, बफेलो, इनके स्टमक के अंदर ये पाए जाते हैं। और बॉक्स में पाए जाते हैं, स्वैम्प प्लांट्स में पाए जाते हैं। और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये चूँकि ये काउज और बफेलोज के डंग में भी पाए जाते हैं, तो उससे कमर्शियली उसको यूज़ किया जाता है मीथेन गैस के प्रोडक्शन में। गोबर गैस प्लांट में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल्स हैं, मैथेनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं मैथेनोबैक्टीरियम और मैथेनोकोकस। मैथेनोबैक्टीरियम और मैथेनोकोकस, ये 2 एग्जाम्पल हैं, और भी हैं लेकिन मैं अभी आपको इतना बता रही हूँ कि ये 2 एग्जाम्पल याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलोफाइल्स की। जो हेलोफाइल्स हैं वो कीमो हेट्रोट्रोपिक होते हैं नेचर में, और ये हाई सलाइन एरियाज़ में, एक्सट्रीमली सलाइन एरिया में या हाई सलाइन एरिया में पाए जाते हैं। और जो डेड सी ऑफ इज़राइल है वहाँ पर, डेड सी ऑफ इज़राइल, यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं? हाई सलाइन है। और जो डेड सी ऑफ इज़राइल है वो हाई सलाइन सी है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये हाई सॉल्ट ग्रेडियंट्स को, एनवायरनमेंट से हाई सॉल्ट ग्रेडियंट्स को यूज़ करके एनर्जी जनरेट करते हैं, और उससे एटीपी, हाई एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। हाई एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स को जनरेट करने के लिए ये हाई सॉल्ट ग्रेडियंट्स जो उनके एनवायरनमेंट में कहाँ पर पाए जा रहे हैं, चूँकि एक्सट्रीमली सलाइन एरियाज़ में पाए जा रहे हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? सलाइन एनवायरनमेंट है, तो वहाँ से ये हाई सॉल्ट ग्रेडियंट्स का यूज़ करके हाई एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स को जनरेट करते हैं, हेलोफाइल्स। नेक्स्ट है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, थर्मो मतलब टेम्परेचर, यानी ये एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक कंडीशंस में, एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर सकते हैं और वहीं पर रहते हैं। एक्सट्रीम हॉट एंड एसिडिक कंडीशन जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए जो है, जो कि स्पेशली सल्फर स्प्रिंग्स के लिए रिच है, वहाँ के सल्फ्यूरस वेंट्स में ये पाए जाते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए में। और लो पीएच यानी एसिडिक कंडीशन, इसमें ये पाए जाते हैं। लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर के टेम्परेचर तक ये सभी सर्वाइव करते हैं। और ये क्या करते हैं, जब ये टेम्परेचर हाई होता है तो ये सल्फ़र को सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं सल्फ़र को सल्फ्यूरिक एसिड में। और जब एनारोबिक कंडीशन आती है तो उस सल्फ़र को हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल देते हैं। ठीक है, इतना हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको ये बताया है। अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरियाज़ की। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया दोनों के बीच में जो सेल वॉल का डिफरेंस होता है वो क्या होता है। देखिए, मैंने बताया कि जो यू बैक्टीरिया है इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडो में मतलब पेप्टिड, और ग्लाइकेन 2 पार्ट हो गए, पेप्टिड और ग्लाइकेन। तो जो पेप्टिड पार्ट है वो कंसिस्ट होता है 4 एमिनो एसिड का। किससे बना है? 4 एमिनो एसिड से। और वो 4 एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं? एल एलेनाइन, डी एलेनाइन, डी ग्लूटामिक एसिड और एल लाइसिन। ठीक है, तो जो पेप्टिड पार्ट है वो 4 एमिनो एसिड का बना है, वो है एल एलेनाइन, डी ग्लूटामिक एसिड और एल लाइसिन। और जो ग्लाइकेन पार्ट है वो बना हुआ है NAM,
और NAG। NAM है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और NAG है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन की यू बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की, यानी इन सभी कंपोनेंट्स की। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसमें डी एलेनाइन और डी ग्लूटामिक एसिड नहीं पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें नहीं, यानी 2 ही एमिनो एसिड की बनी है उसकी। इसकी जो सेल वॉल है वो 2 एमिनो एसिड्स की बनी है, और ये फोर एल एलेनाइन और एल लाइसिन, और उसमें NAM भी नहीं पाया जाता है, सिर्फ NAG होता है। ठीक है, तो ये दोनों की सेल वॉल में बेसिक डिफरेंस है कि इसकी सेल वॉल, इस प्रकार की सेल वॉल से बनी हुई आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल उसको एक्सट्रीमली हार्श क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए तैयार करती है। चलिए अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। बैक्टीरियाज को एक्चुअली उनके स्ट्रक्चर के आधार पर 4 प्रकार का बैक्टीरिया हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। वो है स्फेरिकल यानी कोकस, जिसको हम कोकस भी बोलते हैं, रॉड शेप्ड जिसको हम बैसिलस भी बोलते हैं, कॉमा शेप्ड जिसको हम विब्रियो भी बोलते हैं या विब्रियम भी बोलते हैं, और स्पाइरल स्पिरुलम। ठीक है, तो ये स्फेरिकल कोकस का एग्जांपल है आपका स्ट्रेप्टोकोकस, जिससे आपको जो आपका TB का जो बैक्टीरिया है वो ट्यूबरक्लोसिस का, वो स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई से होता है। और ये कॉमा शेप के एग्जांपल में आप एक और डिजीज़ का विब्रियो कॉलेरी जो है वो भी एक डिजीज़ का, तो विब्रियो के नाम से ही हम समझ जाएंगे कि ये कैसा बैक्टीरिया है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये शेप के आधार पर हम इनको 4 प्रकार के कहेंगे यू बैक्टीरियाज को। इसके बाद अब हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो उनमें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाए। यू का मतलब ट्रू, जहाँ पर भी ये यू वर्ड आता है उसका मतलब होता है ट्रू। तो यू बैक्टीरिया मतलब, जैसे हमने यूकैरियोट्स कहा था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यू मतलब ट्रू, ट्रू मतलब ट्रू न्यूक्लियस उसमें पाया जा रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये यू बैक्टीरिया जो हैं वो ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं। इनमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, और अगर मोटाइल हैं तो उनमें फ्लैजिलम पाया जाता है। ठीक है, इसके यू बैक्टीरियाज को टिपिकली ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल हैं। ठीक है, और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाएंगे। कॉस्मोपोलाइटन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, सभी प्रकार के नेचुरल हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं। बहुत लो टेम्परेचर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हो और बहुत हाई टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। ये हमारे लिए फ्रेंड की तरह और हमारे दुश्मन की तरह भी कार्य करते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो भी लैंड और सी में जो भी मटेरियल मटेरियल पड़ा रहता है उसके डिपॉजिट हो जाता है, उसके डिकम्पोजिशन के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, जो कि अच्छा सबसे छोटे की बात कर लें तो एवरेज डायमीटर जिसका 1 म्यू माइक्रोन होगा, वो उस मतलब स्मॉलेस्ट डायमीटर वाला सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है वो है थायोफाइसा वॉल्यूटेंस, थायोफाइसा वॉल्यूटेंस। ठीक है भाई, और सबसे लार्जेस्ट अगर अमॉन्ग ऑल बैक्टीरिया बात की जाए तो वो है आपका 18 म्यू माइक्रोन का, जो कि है आपका सल्फर बैक्टीरियम जो है वो है 18 म्यू माइक्रोन, जिसका सबसे लार्जेस्ट माना जाता है बैक्टीरियाज में वो। ठीक है, हमने बताया कि कई शेप में पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया स्फेरिकल में, यानी जिसको हम कोकस भी बोलते हैं, स्पाइरल यानी हेलिकल में, ठीक है, विब्रियो यानी कॉमा शेप्ड में, और बैसिलस यानी रॉड शेप में। ये अभी अपन डिस्कस कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन का मैंने आपको कंपोनेंट्स भी बताए कि उसमें क्या रहते हैं, और ये इनकी सेल वॉल रिजिड होती है। अब हम सेल वॉल के नीचे हमें पता ही है कि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और ये जो मल्टीफेरस एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसके बाद हम बात करें कि जो उसका साइटोप्लाज्म है यू बैक्टीरिया की सेल का, जो बैक्टीरिया की सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्रोमेटिक एरिया होता है, और इसके अलावा कुछ अदर इंक्लूजन्स भी पाए जाते हैं। वो मीजोजोम्स हैं। एक सेकेंड, मैं इसका यूज़ करती हूँ इस स्लाइड का, और इसमें बताती हूँ आपको कि इसमें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में मीजोजोम्स पाए जाते हैं। मीजोजोम्स,
मीजोजोम्स मतलब एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है उसमें अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ इस प्रकार की फोल्डिंग्स होती हैं जिनको हम मीजोजोम्स बोलते हैं। न्यूक्लियोइड पाया जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो कि उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और राइबोसोम्स जो कि डेंसली पैक्ड होते हैं और आरएनए प्रोटीन्स यानी राइबोसोम्स के बने हैं जो कि प्रोटीन बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा और भी कई प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी डिटर्मिनेंट्स है, वो भी उसमें पाया जाता है, ठीक है। और अदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो एक्यूमुलेट होते हैं और ग्लोब्यूल फॉर्म करते हैं और जिनको हम इंक्लूजन बॉडीज़ कहते हैं। तो ये इंक्लूजन बॉडीज सल्फर ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं, लिपिड ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन और स्टार्च ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं। अब अगर हम इनके न्यूट्रिशन के बेस पर देखें, न्यूट्रिशनल उस पर आधार पे अगर हम डिवाइड करें तो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक हो सकते हैं। एक सेकेंड मैं इसको क्लियर करती हूँ। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो बैक्टीरियाज जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रो, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज जो हैं वो फिर अगेन डिवाइड होंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक में। हमने लास्ट में अपना वो देखा था, तो वो फोटो ऑटोट्रॉपिक में और कीमो ऑटोट्रॉपिक में। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या करते हैं, वो सनलाइट को यूज़ करेंगे, रेडिएंट लाइट एनर्जी को यूज़ करेंगे। और कीमो सिंथेटिक क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करके लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फेरासाइन और अदर का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। दोनों का काम तो एनर्जी प्रोड्यूस करना है, दोनों का काम तो एटीपी फॉर्म करना है। लेकिन ये फोटो नाम से ही समझ आएगा, ऑटोट्रॉप में फोटो और कीमो, फोटो और कीमो। और यहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक में हम अलग पढ़ेंगे। तो फोटो में कौन सी लाइट यूज़ कर रहे हैं, रेडिएंट लाइट एनर्जी को यूज़ करेंगे और उससे एटीपी फॉर्म करेंगे। और यहाँ पर कौन सी यहाँ पर कीमो ऑटोट्रॉप्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें फिर आ जाते हैं आपके जो कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं उसमें आपका जिस कंपाउंड को भी वो यूज़ कर रहे हैं, लाइक सल्फ़र को यूज़ कर रहे हैं, अमोनिया को यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी यूज़ कर रहे हैं उसके आधार पर उनके नाम है। जैसे सल्फ़र बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इन सभी से उनको क्लासीफाई किया गया, कौन सी सब्सटेंस या सबस्ट्रेट को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके आधार पर, ठीक है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एक मिनट इसको और देख लेते हैं। इसमें जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं फोटोसिंथेटिक में, फोटो ऑटोट्रॉप में, वो भी आ जाते हैं। इनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इनमें ग्रीन प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के लिए ज़रूरी होता है। और ये यूनिसेलर होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और कॉलोनियल फिलामेंटस, फ्रेश वाटर मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी कहा जाता है इनको, हालांकि ये एल्गी नहीं होते। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इनमें ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चूँकि फिलामेंटस होते हैं ये बैक्टीरिया, तो इनकी जो एक फिलामेंट में एक जो सेल होती है वो हार्ड कवरिंग अपने चारों तरफ बना लेती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने के लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए। तो एनारोबिक कंडीशन करने के लिए इनकी जो एक सेल है वो अपने आउटर कवरिंग में बहुत हार्ड हो जाती है और उससे एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, कुछ भी नहीं जा सकता। तो ये जो पार्ट है ये हेट्रोसिस्ट कहलाता है और इसका ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए ये पार्ट हेल्प करता है। इसके एग्जाम्पल हैं इस प्रकार की बैक्टीरियाज के, नॉस्टॉक और एनाबीना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो मैंने बताया कि ये वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके उसको एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और ये रिसाइकलिंग में, न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं। और फॉस्फोरस, आयरन और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आयरन और सल्फ़र के रिसाइकलिंग, ठीक है। इसके आधार पर हमने इनको बताया 4 टाइप के होते हैं। सल्फ़र बैक्टीरिया कहते हैं हम इनको, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब आप बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ये मेजॉरिटी में डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। ये सारा अपना हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ही है, हेट्रो मतलब डिपेंड ऑन अदर्स। तो ये बैक्टीरिया अपने खाने के लिए, रेडीमेड खाने के लिए किसी ऑर्गेनिक सोर्स पर डिपेंड करते हैं। इनको इनकी न्यूट्रिशनल कैटेगरीज के आधार पर 3 प्रकार में बांटा जाता है। वो है पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक। यानी
जो क्या कर रहे हैं, ये खाना चूँकि रेडीमेड फूड के लिए डिपेंड है किसी अदर ऑर्गेनिक सोर्स पर, तो इस ऑर्गेनिक सोर्स जो भी है उनका, उसके आधार पर ये पैरासिटिक फॉर्म में, सैप्रोफिटिक या सिम्बायोट्स के रूप में पाए जाते हैं। ये पैरासिटिक जो है फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, पैरासिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखिएगा, पैरासिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं कॉज, और ये कई डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। जैसे कि आपको पता है नींबू का सिट्रस कैंकर रोग जो नींबू में पाया जाता है, वो सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्राई नाम के बैक्टीरिया से होता है, और एनिमल्स में यानी जैसे ह्यूमंस में निमोनिया, टाइफाइड, इन सब के लिए ये पैरासिटिक बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इनको हम पैथोजेनिक बैक्टीरियाज भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सैप्रोफिटिक की। सैप्रोफिटिक जो है ये डेड, सैप्रो मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पर जो डिपेंड करते हैं, सैप्रो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे को से फूड प्राप्त करते हैं। कैसे उनको डिकम्पोज करते हैं और उनके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तीसरा है सिम्बायोट्स, यानी किसी के साथ रहकर, तो ये बेनिफिशियल एसोसिएशन में रहते हैं विथ सम अदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन और एनिमल्स की इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। और इसके अलावा राइजोबियम जो रूट नोड्यूल बैक्टीरिया है, ठीक है, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन बैक्टीरिया जो है राइजोबियम, वो भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में वो कैसे होता है। तो मेनली जो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में वो एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल, वो भी बाइनरी फिशन के द्वारा, ठीक है। बाइनरी फिशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या बडिंग के द्वारा, या स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, लेकिन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि ये इसमें पाया जाता है। वो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि इनका डीएनए किसी अदर डीएनए में ट्रांसफ़र होता है, किसी अदर बैक्टीरिया के डीएनए में ट्रांसफ़र होता है, तो हम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। ये डीएनए ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, ठीक है। और ये इसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाया जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मतलब इनमें सेक्स ऑर्गन्स तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनमें एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का फेनोमेनन होता है, जिसमें क्या होता है, डीएनए का एक्सचेंज हो जाता है एक बैक्टीरियम से दूसरे से। ये जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेशन है वो तीन प्रकार से होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। इस पे राइटिंग मेरी अच्छी नहीं आ रही है, प्लीज़ डोंट ध्यान मत दीजिएगा। कॉन्जुगेशन जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है सेल्स के बीच में। जब वो दोनों सेल्स एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आ जाती हैं तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन उसके लिए एक बैक्टीरियोफेज की ज़रूरत पड़ती है बीच में। ट्रांसडक्शन के लिए हमको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस प्रकार के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में बैक्टीरियोफेज की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्जुगेशन किस प्रकार से होता है, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज की आवश्यकता होती है ट्रांसडक्शन में। और ट्रांसफॉर्मेशन ये सेल फ्री और नेकेड डीएनए वन सेल से अपने आप ट्रांसफ़र होता है दूसरे सेल में। इसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज की आवश्यकता पड़ती है, और ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेल दूसरे सेल के साथ में अपना ट्रांसफ़र कर देती है। ये जो इस प्रकार का सेक्सुअलिटी है बैक्टीरिया में, ये सबसे पहले देखी गई थी लीडरबर्ग और टेटम के द्वारा। साइंटिस्ट थे जे लीडरबर्ग एंड E.L. टेटम। 1946 में इन्होंने इस प्रकार की सेक्सुअलिटी को, यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की इस प्रकार की घटना को ई कोलाई में देखा था 1946 में, ई कोलाई, ठीक है। अब ये बात हो गई सभी कुछ यू बैक्टीरिया के बारे में। अब यू बैक्टीरिया की एक ग्रुप है जो कि है माइकोप्लाज्मा जो है, ये जो यू बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जो कि एक सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि
जिसमें सेल बॉल नहीं पाई जाती। बताइए सर, सेल बॉल नहीं पाई जाती, दे कम्प्लीटली लैक अ सेल बॉल। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, और ये पैथोजेनिक होते हैं, यानी पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, और पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में, और वहाँ पर कई डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये माइक्रोप्लाज्मा के बाद अब हम थोड़ा सा जान, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं, कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, पैथोजेनिक इन एनिमल्स, और ये सबसे पहले डिस्कवर्ड किए गए थे कैटल्स में। एक निमोनिया बीमारी हुई थी, प्लूरो निमोनिया बीमारी हुई थी, तो उसमें ये कैटल उनके प्लूरल फ्लूइड में ये पाए गए थे, डिस्कवर किए गए थे, तो इसलिए इनका नाम है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLOB हम इनको कहते हैं, PPLOB कहते हैं। ठीक है, 1946 में 1946 में लीडरबर्ग एंड टेटम ने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखा था ई कोलाई के अंदर बैक्टीरिया का। ठीक है, वो हम सिर्फ एक बार पुराना ध्यान कर रहे थे। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनकी जो हमने कहा कि ये बहुत फ्रेंड एंड फो की तरह काम करते हैं, तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या हैं इनकी वो देख लेते हैं। हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में जान लेते हैं, और इनकी यूज़फुल एक्टिविटीज़। हार्मफुल एक्टिविटीज़ में आपका आएगा, ये पैथोजेनिक एक्टिविटी शो करते हैं, कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड पैथोजेनिक एक्टिविटी है इनकी। ठीक है, डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके एग्जांपल क्लोरेला, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी हैं किसमें, एनिमल्स में। और सिट्रस कैंकर और विल्ट ऑफ टोबैको, ब्लाइट ऑफ पैडी, ये सारी रोग ये क्रिएट करते हैं प्लांट्स में। तो यानी क्या है कि इनकी पैथोजेनिक एक्टिविटी है, यानी ये प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ क्रिएट करते हैं। दूसरी फूड स्पॉयलेज एक्टिविटी है इनकी, भाई फूड को स्पॉयल कर देते हैं, जो आपका क्या नाम है, फूड स्पॉयलेज कर देते हैं, एक सेकेंड, जो कि आपके दूध और दूध के प्रोडक्ट्स हैं ना जितने भी, उन सबको ख़राब कर देते हैं। इसमें एग्जांपल भी आपको पता है, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, माइक्रोकोकस, प्रोटियस, ये सभी। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं। भाई ये मैं इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ आपको बता रही हूँ। वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं, मैं ये वाटर में जाकर मल्टीप्लाई करते हैं और उसको अनपोर्टेबल बना देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी यूज़फुल एक्टिविटीज़ के बारे में। अभी हमने हार्मफुल एक्टिविटीज़ देखी, अब इनकी यूज़फुल एक्टिविटीज़ जान लेते हैं। यूज़फुल, देखिए कितनी गंदी हैंड राइटिंग आ रही है इस पर। यूज़फुल एक्टिविटी बहुत जल्दी मैं अपने लिए बैकऑम ले लेती हूँ, फिर उससे आपको बताऊँगी। तो ये इंक्रीज सॉइल, यूज़फुल एक्टिविटीज़ में क्या कर भाई, ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, फिर सॉइल की फर्टिलिटी को इन पर, और डेयरी इंडस्ट्री में बहुत डेयरी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसमें इसके अलावा डिकम्पोजिशन करते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं भाई। तो इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, डेयरी इंडस्ट्री, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, और इसके अलावा इंसेक्ट्स का कंट्रोल, माइक्रोबियल कंट्रोल जो है इंसेक्ट्स का, माइक्रोबियल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, माइक्रोबियल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स ये भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स में के फॉर्मेशन में भी इनका यूज़ किया जाता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाने में इनको यूज़ किया जाता है। वो हैं सीरम्स और वैक्सीन्स, जितनी भी बनती हैं वो बैक्टीरिया के हेल्प से बनती हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? तो आज हमने पढ़ा है बैक्टीरिया के बारे में, और बैक्टीरिया को चूँकि हमने देखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि विटेकर के द्वारा दिया गया था, उसमें किंगडम मोनेरा था, किंगडम प्रोटिस्टा था, किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया था। लेकिन कार्ल बूज ने मोनेरा किंगडम को डिवाइड कर दिया सब किंगडम में, और 6 किंगडम बता दिए वो, यानी मोनेरा में जो कि बैक्टीरिया आते थे। अब मोनेरा जो कि डिवाइड हुआ 2 में, तो वो थे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की सबसे प्रिमिटिव और यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया कहलाए। आर्की बैक्टीरिया जो सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया वो प्रोकैरियोट्स तो दोनों ही हैं, चूंकि दोनों में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, लेकिन आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस था यू बैक्टीरिया से। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया कि आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के थे, थर्मो एसिडोफिल्स और हेलोफाइंस और मेथनोजेंस 3 प्रकार के थे, हमने उनका डिटेल पढ़ लिया। और यू बैक्टीरिया में हमने जान लिया कि यू बैक्टीरिया उनके शेप के अकॉर्डिंग या तो बैसिलस होते हैं, या कॉकस होते हैं, या विब्रियो होते हैं, या स्पाइरल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मोस्टली सभी बैक्टीरियाज में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिशन, बडिंग या एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के द्वारा, और इनमें सेक्स ऑर्गन्स तो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए
प्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, लेकिन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें वो जेनेटिक, जिसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन फेनोमेना कहते हैं। और उस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन फेनोमेना जो है, जो कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए का एक्सचेंज होता है एक बैक्टीरिया की सेल से दूसरी बैक्टीरिया की सेल के अंदर, वो 3 प्रकार से होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ये सारी चीज़ें हमने जान ली। इसके बाद हमने देखा कि उनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या हैं बैक्टीरिया की और यूजफुल एक्टिविटीज़ क्या हैं बैक्टीरिया की। आज हमने किंगडम मोनेरा को कंप्लीट किया है। कल हम किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करेंगे और कल इसके लिए मैं आपको नया वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पूरा डिटेल करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।